मेरे प्यारे हमवतनों, नमस्कार। कल माघ पूर्णिमा का त्योहार था। माघ का महीना खास तौर से नदियों, तालाबों और आबी ज़खायर से जुड़ा हुआ माना जाता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, माघे निमग्ना सलिसे सुशिते विमुक्त पापा त्रिदिवम प्रयांति, यानी माघ महीने में किसी भी पाक आबी जखीरे में स्नान को मुकद्दस माना जाता है। दुनिया के हर समाज में नदी के साथ जुड़ी हुई कोई ना कोई रिवायत होती है। नदियों के साहिल पर मुतादिद तहजीबों का फरोग हुआ है। हमारी सकाफत क्योंकि हजारों साल पुरानी है, इसलिए इसका फैलाव हमारे यहाँ और ज्यादा मिलता है। भारत में कोई ऐसा नहीं होगा जब मुल्क के किसी न किसी कोने में पानी से जुड़ा हुआ कोई त्योहार न हो। माघ के दिनों में तो लोग अपना घर, खानदान, खुशी व सहूलत छोड़कर पूरे महीने नदियों के किनारे कल्पवास करने जाते हैं। इस बार हरिद्वार में कुंभ भी हो रहा है। पानी हमारे लिए जिंदगी भी है, इतकाद भी है और तरक्की का धारा भी है। पानी एक तरह से पारस से भी ज्यादा अहम है। कहा जाता है कि पारस के लम्स से लोहा सोने में तब्दील हो जाता है। वैसे ही पानी का लम्स जिंदगी के लिए जरूरी है, तरक्की के लिए जरूरी है। साथियों, माघ महीने को पानी से जोड़ने का मुमकिना एक और भी सबब है। इसके बाद से ही सर्दियां खत्म हो जाती हैं और गर्मियां दस्तक देने लगती हैं। इसलिए पानी के तहफ्फुज के लिए हमें अभी से कोशिशें शुरू कर देनी चाहिए। कुछ दिनों बाद मार्च के महीने में ही 22 तारीख को वर्ल्ड वाटर डे भी है। मुझे यूपी की आराध्या जी ने लिखा है कि दुनिया में करोड़ों लोग अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा पानी की कमी को पूरा करने में ही लगा देते हैं। बिन पानी सब सून, ऐसे ही नहीं कहा जाता है। पानी के मसले को हल करने के लिए एक बहुत ही अच्छा पैगाम मगरबी बंगाल के शिमाली दिनाजपुर से सुजीत जी ने मुझे भेजा है। सुजीत जी ने लिखा है कि कुदरत ने पानी की शक्ल में हमें एक इज्तिमाई तोहफा दिया है, इसलिए इसे बचाने की जिम्मेदारी भी इज्तिमाई है। ये बात सही है, जैसे इज्तिमाई तोहफा है वैसे ही इज्तिमाई जिम्मेदारी भी है। सुजीत जी की बात बिल्कुल सही है। नदी, तालाब, झील, बारिश या जमीन का पानी, ये सब हर किसी के लिए है। साथियों, एक वक्त था जब गांव में कुएं, पोखर, इनकी देखभाल सब मिलकर करते थे। अब ऐसी ही एक कोशिश तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई में हो रही है। यहां मुकामी लोगों ने अपने कुओं को महफूज करने के लिए मुहिम चला रखी है। ये लोग अपने इलाके में बरसों से बंद पड़े अवामी कुओं को फिर से जिंदा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के अग्रौथा गांव की बबीता राजपूत जी भी जो कर रही हैं, उससे आप सभी को तरगीब मिलेगी। बबीता जी का गांव बुंदेलखंड में है। उनके गांव के पास कभी एक बहुत बड़ी झील थी जो खुश्क हो गई थी। उन्होंने गांव की ही दूसरी खवातीन को साथ लिया और झील तक पानी ले जाने के लिए एक नहर बना दी। इसी नहर से बारिश का पानी सीधे झील में जाने लगा। अब ये झील पानी से भरी रहती है। साथियों, उत्तराखंड के बागेश्वर में रहने वाले जगदीश कुणाल जी का काम भी बहुत कुछ सिखाता है। जगदीश जी का गांव और आसपास का इलाका पानी की जरूरतों के लिए एक कुदरती जरिए पर मुनहसर था, लेकिन कई साल पहले ये जरिया खुश्क हो गया। इससे पूरे इलाके का बुहरान शदीद होता चला गया। जगदीश जी ने इस मसले का हल शजरकारी से करने की ठानी। उन्होंने पूरे इलाके में गांव के लोगों के साथ मिलकर हजारों पेड़ लगाए और आज उनके इलाके का खुश्क हो चुका आबी जरिया फिर से भर गया है। साथियों, पानी को लेकर हमें इसी तरह अपनी इज्तिमाई जिम्मेदारियों को समझना होगा। भारत के ज्यादातर हिस्सों में मई जून में बारिश शुरू हो जाती है। क्या हम अभी से अपने आसपास के आबी ज़राए की सफाई के लिए, बारिश के पानी के तहफ्फुज के लिए 100 दिन की कोई मुहिम शुरू कर सकते हैं? इसी सोच के साथ अब से कुछ दिन बाद जल शक्ति वजारत के जरिए भी
जल शक्ति मुहिम कैच द रेन भी शुरू की जा रही है। इस मुहिम का बुनियादी उसूल है कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। हम अभी से लगेंगे, हम पहले से जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है उन्हें दुरुस्त करवा लेंगे, गांव में, तालाबों में, पोखरों की सफाई करवा लेंगे, आबी ज़खायर तक जाने वाले पानी के रास्ते की रुकावटें दूर कर लेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा बारिश के पानी का तहफ़्फ़ुज़ कर पाएंगे। मेरे प्यारे हमवतनों, जब भी माघ महीने और इसकी रूहानी समाजी अहमियत की बात होती है तो ये बात एक नाम के बगैर पूरी नहीं होती। ये नाम है संत रविदास जी का। माघ पूर्णिमा के दिन ही संत रविदास जी की जयंती होती है। आज भी संत रविदास जी के अल्फाज, उनकी तालीमात हमारी रहनुमाई करती हैं। उन्होंने कहा था, एके माती के सब भांडे, सबका एको सिरजनहार, रविदास व्यापे एके घट भीतर, सबको एके घड़े कुम्हार। हम सभी एक ही मिट्टी के बर्तन हैं, हम सभी को एक ही ने गढ़ा है। संत रविदास जी ने समाज में फैली बुराइयों पर हमेशा खुलकर अपनी बात कही। उन्होंने इन बुराइयों को समाज के सामने रखा, इसे सुधारने की राह दिखाई, और तभी तो मीरा जी ने कहा था, गुरु मिलिया रैदास दीन ही ज्ञान की गुटकी। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं संत रविदास जी की जाए पैदाइश वाराणसी से जुड़ा हुआ हूं। संत रविदास जी की जिंदगी की रूहानी बुलंदी को और उनकी तवानाई को मैंने इस तीर्थ मकाम में महसूस किया है। साथियों, रविदास जी कहते हैं, कर्म बंधन में बंध रहियो, फल की न तज्जियो आस, कर्म मानुष का धर्म है, सत भाखे रविदास। यानी हमें लगातार अपना काम करते रहना चाहिए, फिर फल तो मिलेगा ही मिलेगा। यानी अमल से कामयाबी तो होती ही है। हमारे नौजवानों को एक और बात संत रविदास जी से जरूर सीखनी चाहिए। नौजवानों को कोई भी काम करने के लिए खुद को पुराने तौर तरीकों में बांधना नहीं चाहिए। आप अपनी जिंदगी को खुद ही तय कीजिए, अपने तौर तरीके भी खुद बनाइए और अपने हदफ भी खुद ही तय कीजिए। अगर आपकी समझ, आपकी खुद एतमादी मजबूत है तो आपको दुनिया में किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कहता हूं कि कई बार हमारे नौजवान एक चली आ रही सोच के दबाव में वो काम नहीं कर पाते जो करना वाकई उन्हें पसंद होता है। इसलिए आपको कभी भी नया सोचने, नया करने में झिझक नहीं करनी चाहिए। इसी तरह संत रविदास जी ने एक और अहम पैगाम दिया है। ये पैगाम है अपने पैरों पर खड़ा होना। हम अपने ख्वाबों के लिए किसी दूसरे पर मुनहसिर रहें, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जो जैसा है वैसा चलता रहे। रविदास जी कभी भी इसके हक में नहीं थे और आज हम देखते हैं कि मुल्क का नौजवान भी इस सोच के हक में बिल्कुल नहीं है। आज जब मैं मुल्क के नौजवानों में इनोवेटिव स्पिरिट देखता हूं तो मुझे लगता है हमारे नौजवानों पर संत रविदास जी को जरूर फख्र होता। मेरे प्यारे हमवतनों, आज नेशनल साइंस डे भी है। आज का दिन भारत के अजीम साइंसदान डॉक्टर सीवी रमन जी के जरिए की गई रमन इफेक्ट्स दरियाफ्त को वक्फ है। केरल से योगेश्वरन जी ने नमो ऐप पर लिखा है कि रमन इफेक्ट्स की दरियाफ्त ने पूरी साइंस की समत को तब्दील कर दिया था। इससे जुड़ा हुआ एक बहुत अच्छा पैगाम मुझे नासिक के स्नेहल जी ने भी भेजा है। स्नेहल जी ने लिखा है कि हमारे मुल्क के बेशुमार साइंसदान हैं जिनके ताउन के बगैर साइंस इतनी तरक्की नहीं कर सकती थी। हम जैसे दुनिया के दूसरे साइंसदानों के बारे में जानते हैं, वैसे ही हमें भारत के साइंसदानों के बारे में भी जानना चाहिए। मैं भी मन की बात के इन सामीन की बात से मुत्तफिक हूं। मैं जरूर चाहूंगा कि हमारे नौजवान भारत की साइंसी तारीख को, हमारे साइंसदानों को जानें, समझें और खूब पढ़ें। साथियों, जब हम साइंस की बात करते हैं तो कई बार इसे लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर लैब तक ही महदूद कर देते हैं। लेकिन
سائنس کی ترویج تو اس سے کہیں زیادہ ہے، اور آتم نربھر بھارت مہم میں سائنس کی طاقت کا کافی تعاون بھی ہے۔ ہمیں سائنس کو لیب ٹو لیب کے فارمولے کے ساتھ آگے بڑھانا ہوگا۔ مثال کے طور پر حیدرآباد کے چنتلا وینکٹ ریڈی جی ہیں۔ ریڈی جی کے ایک ڈاکٹر دوست نے انہیں ایک بار وٹامن ڈی کی کمی سے ہونے والی بیماریوں اور ان کے خطرات کے بارے میں بتایا۔ ریڈی جی کسان ہیں، انہوں نے سوچا کہ وہ اس مسئلے کے حل کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے محنت کی اور گیہوں چاول کی ایسی اقسام تیار کی جو خاص طور پر وٹامن ڈی سے پر ہیں۔ اسی مہینے انہیں ورلڈ انٹلیکچوئل پراپرٹی آرگنائزیشن جنیوا سے پیٹنٹ بھی ملی ہے۔ یہ ہماری سرکار کی خوش قسمتی ہے کہ وینکٹ ریڈی جی کو پچھلے سال پدم شری سے بھی سرفراز کیا تھا۔ ایسے ہی بہت انوویٹو طریقے سے لداخ کے ارگین فوتسوک بھی کام کر رہے ہیں۔ ارگین جی اتنی اونچائی پر آرگینک طریقے سے کھیتی کر کے تقریباً 20 فصلیں اگا رہے ہیں، وہ بھی سائیکلک طریقے سے، یعنی وہ ایک فصل کے ویسٹ کو دوسری فصل میں کھاد کے طور پر استعمال کر لیتے ہیں۔ ہے نا کمال کی بات؟ اسی طرح گجرات کے پاٹن ضلع میں کامراج بھائی چودھری نے گھر میں ہی سہجن کے اچھے بیج تیار کیے ہیں۔ سہجن کو لوگ سرگوا بھی بولتے ہیں، اسے مورنگا یا ڈرم اسٹک بھی کہا جاتا ہے۔ اچھے بیجوں کی مدد سے جو سہجن پیدا ہوتا ہے اس کی کوالٹی بھی اچھی ہوتی ہے۔ اپنی پیداوار کو وہ اب تمل ناڈو اور مغربی بنگال بھیج کر اپنی آمدنی بھی بڑھا رہے ہیں۔ ساتھیوں، آج کل چیا سیڈ کا نام آپ لوگ بہت سنتے ہوں گے۔ ہیلتھ اویئرنیس سے جڑے لوگ اسے کافی اہمیت دیتے ہیں اور دنیا میں اس کی بڑی مانگ بھی ہے۔ بھارت میں اسے زیادہ تر باہر سے منگاتے ہیں، لیکن اب چیا سیڈ میں خود انحصاری کا بیڑا بھی لوگ اٹھا رہے ہیں۔ ایسے ہی یو پی کے بارہ بنکی میں ہریش چندر جی نے چیا سیڈ کی کھیتی شروع کی ہے۔ چیا سیڈز کی کھیتی ان کی آمدنی بھی بڑھائے گی اور آتم نربھر بھارت مہم میں مدد بھی کرے گی۔ ساتھیوں، ایگریکلچر ویسٹ سے ویلتھ کریٹ کرنے کے کئی تجربے ملک بھر میں کامیابی کے ساتھ چل رہے ہیں۔ جیسے مدورائی کے مروگیسن جی نے کیلے کے ویسٹ سے رسی بنانے کی ایک مشین بنائی ہے۔ مروگیسن جی کے اس انوویشن سے ماحولیات اور گندگی کا مسئلہ بھی حل ہوگا اور کسانوں کے لیے اضافی آمدنی کا راستہ بھی بنے گا۔ ساتھیوں، من کی بات کے سامعین کو اتنے سارے لوگوں کے بارے میں بتانے کا میرا مقصد یہی ہے کہ ہم سبھی ان سے ترغیب لیں۔ جب ملک کا ہر شہری اپنی زندگی میں سائنس کی ترویج کرے گا، ہر علاقے میں کرے گا، تو ترقی کے راستے بھی کھلیں گے اور ملک آتم نربھر بھی بنے گا، اور مجھے یقین ہے کہ یہ ملک کا ہر شہری کر سکتا ہے۔ ساتھیوں، کولکتہ کے رنجن جی نے اپنے خط میں بہت ہی دلچسپ و بنیادی سوال پوچھا ہے اور ساتھ ہی بہترین طریقے سے اس کا جواب بھی دینے کی کوشش کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب ہم آتم نربھر ہونے کی بات کرتے ہیں تو اس کا ہمارے لیے کیا معنی ہوتا ہے؟ اسی سوال کے جواب میں انہوں نے خود ہی آگے لکھا ہے کہ آتم نربھر بھارت مہم صرف ایک گورنمنٹ پالیسی نہیں ہے بلکہ ایک نیشنل اسپرٹ ہے۔ وہ مانتے ہیں کہ آتم نربھر ہونے کا مطلب ہے کہ اپنی قسمت کا فیصلہ خود کرنا، یعنی خود اپنی قسمت کا کنٹرولر ہونا۔ رنجن بابو کی بات 100% صحیح ہے۔ ان کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ بھی کہوں گا کہ خود انحصاری کی پہلی شرط ہوتی ہے اپنے ملک کی چیزوں پر فخر ہونا، اپنے ملک کے لوگوں کے ذریعے بنائی گئی اشیاء پر فخر ہونا۔ جب ملک کا ہر شہری فخر کرتا ہے، ہر شہری جوڑتا ہے، تو آتم نربھر بھارت صرف ایک اقتصادی مہم نہ رہ کر ایک نیشنل اسپرٹ بن جاتی ہے۔ جب آسمان میں ہم اپنے ملک میں بنے فائٹر پلین تیجس کو قلابازی کھاتے دیکھتے ہیں، جب بھارت میں بنے ٹینک، بھارت میں بنی میزائل ہمارا افتخار بڑھاتی ہیں، جب خوشحال ملکوں میں ہم میٹرو ٹرین کے میڈ ان انڈیا کوچز دیکھتے ہیں، جب درجنوں ملکوں تک میڈ ان انڈیا کورونا ویکسین کو پہنچتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو ہماری پیشانی اور بلند ہو جاتی ہے۔ اور ایسا ہی نہیں ہے کہ بڑی بڑی چیزیں ہی بھارت کو آتم نربھر بنائیں گی۔ بھارت میں بنے کپڑے
بھارت کے ٹیلنٹڈ کاریگروں کے ذریعے بنایا گیا ہینڈی کرافٹ کا سامان، بھارت کے الیکٹرانک آلات، بھارت کے موبائل، ہر علاقے میں ہمیں اس شان میں اضافہ کرنا ہوگا۔ جب ہم اسی سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں گے تبھی صحیح معنی میں آتم نربھر بن پائیں گے۔ اور ساتھیو، مجھے خوشی ہے کہ آتم نربھر بھارت کا یہ اصول ملک کے گاؤں گاؤں میں پہنچ رہا ہے۔ بہار کے بیتیا میں یہی ہوا ہے، جس کے بارے میں مجھے میڈیا میں پڑھنے کا موقع ملا۔ بیتیا کے رہنے والے پرمود جی دلی میں ایک ٹیکنیشین کی شکل میں LED بلب بنانے والی فیکٹری میں کام کرتے تھے۔ انہوں نے اس فیکٹری میں کام کرنے کے دوران پورے عمل کو بہت باریکی سے سمجھا، لیکن کورونا کے دوران پرمود جی کو اپنے گھر واپس لوٹنا پڑا۔ آپ جانتے ہیں لوٹنے کے بعد پرمود جی نے کیا کیا؟ انہوں نے خود LED بلب بنانے کی ایک چھوٹی سی یونٹ ہی شروع کر دی۔ انہوں نے اپنے علاقے کے کچھ نوجوانوں کو ساتھ لیا اور کچھ ہی مہینوں میں فیکٹری ورکر سے لے کر فیکٹری اونر بننے تک کا سفر پورا کر لیا، وہ بھی اپنے ہی گھر میں رہتے ہوئے۔ ایک اور مثال ہے یوپی کے گڑھ مکتیشور کی۔ گڑھ مکتیشور سے جناب سنتوش جی نے لکھا ہے کہ کیسے کورونا دور میں انہوں نے آفت کو موقع میں بدلا۔ سنتوش جی کے اجداد شاندار کاریگر تھے، چٹائی بنانے کا کام کرتے تھے۔ کورونا کے وقت جب باقی کام رکے تو ان لوگوں نے بڑی توانائی اور جوش کے ساتھ چٹائی بنانا شروع کیا۔ جلد ہی انہیں نہ صرف اتر پردیش بلکہ دیگر ریاستوں سے بھی چٹائی کے آرڈر ملنے شروع ہو گئے۔ سنتوش جی نے یہ بھی بتایا کہ اس سے اس علاقے کے سینکڑوں سال پرانے خوبصورت فن کو ایک نئی طاقت ملی ہے۔ ساتھیو، ملک بھر میں ایسی کئی مثالیں ہیں جہاں لوگ آتم نربھر بھارت مہم میں اسی طرح اپنا تعاون دے رہے ہیں۔ آج یہ ایک جذبہ بن چکا ہے جو عام لوگوں کے دلوں میں رواں دواں ہے۔ میرے پیارے ہم وطنوں، میں نے نمو ایپ پر گڑگاؤں کے رہنے والے میور کی ایک انٹرسٹنگ پوسٹ دیکھی۔ وہ پیشنیٹ برڈ واچر اور نیچر لور ہیں۔ میور جی نے لکھا ہے کہ میں تو ہریانہ میں رہتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ آسام کے لوگوں اور خاص طور سے کازی رنگا کے لوگوں کی بات کریں۔ مجھے لگا کہ میور جی رائنوز کے بارے میں بات کریں گے، جنہیں وہاں کا فخر کہا جاتا ہے۔ لیکن میور جی نے کازی رنگا میں واٹر فاؤلز کی تعداد میں ہوئے اضافے پر آسام کے لوگوں کی تعریف کے لیے کہا ہے۔ میں ڈھونڈ رہا تھا کہ ہم واٹر فاؤلز کو سادہ الفاظ میں کیا کہہ سکتے ہیں، تو ایک لفظ ملا، جل پکشی یعنی مرغابی۔ ایسے پرندے جن کا بسیرا پیڑوں پر نہیں پانی پر ہوتا ہے، جیسے بطخ وغیرہ۔ کازیرنگا نیشنل پارک اینڈ ریزرو اتھارٹی کچھ وقت سے اینول واٹر فاؤل سینسس کرتی آ رہی ہے۔ اس سینسس سے مرغابیوں کی تعداد کا پتہ چلتا ہے اور ان کے پسندیدہ ہیبیٹیٹ کی جانکاری ملتی ہے۔ ابھی 2-3 ہفتے پہلے ہی سروے پھر ہوا ہے۔ آپ کو بھی یہ جان کر خوشی ہوگی کہ اس بار مرغابیوں کی تعداد پچھلے سال کے بالمقابل تقریباً 175% زیادہ آئی ہے۔ اس سینسس کے دوران کازیرنگا نیشنل پارک میں برڈز کی کل 112 اسپیشیز کو دیکھا گیا ہے۔ ان میں سے 58 اسپیشیز یورپ، سینٹرل ایشیا اور ایسٹ ایشیا سمیت دنیا کے مختلف حصوں سے آئے ونٹر مائیگرینٹس ہیں۔ اس کا سب سے اہم سبب یہ ہے یہاں بہتر واٹر کنزرویشن ہونے کے ساتھ ہیومن انٹرفیرنس بہت کم ہے۔ ویسے کچھ معاملوں میں پازیٹیو ہیومن انٹرفیرنس بھی بہت اہم ہوتا ہے۔ آسام کے جناب جادو پائنگ کو ہی دیکھ لیجئے۔ آپ میں سے کچھ لوگ ان کے بارے میں ضرور جانتے ہوں گے۔ اپنے کاموں کے لیے انہیں پدم اعزاز ملا ہے۔ جناب جادو پائنگ وہ شخص ہیں جنہوں نے آسام میں مجولی آئی لینڈ میں تقریباً 300 ہیکٹیئر پلانٹیشن میں اپنا سرگرم تعاون دیا ہے۔ وہ جنگلاتی تحفظ کے لیے کام کرتے رہے ہیں اور لوگوں کو پلانٹیشن اور بایو ڈائیورسٹی کے کنزرویشن کے تئیں ترغیب دینے میں بھی مصروف ہیں۔ ساتھیو، آسام میں ہمارے مندر بھی قدرت کے تحفظ میں اپنا الگ ہی کردار ادا کر رہے ہیں۔ اگر آپ ہمارے مندروں کو دیکھیں گے تو پائیں گے کہ ہر مندر کے پاس تالاب ہوتا ہے۔ حجو میں واقع ہیاگری مدھیپ مندر، سونت پور کے ناگ شنکر مندر اور گوہاٹی میں واقع اگرتارا ٹیمپل کے پاس اس طرح کے کئی تالاب ہیں۔ ان کا استعمال
नापायद होते कछुओं की नस्लों को बचाने के लिए किया जा रहा है। आसाम में कछुओं की सबसे ज्यादा नस्लें पाई जाती हैं। मंदिरों के ये तालाब कछुओं के तहफ्फुज़, अफजाइश और उनके बारे में तरबियत के लिए एक बेहतरीन मकाम बन सकते हैं। मेरे प्यारे हमवतनों, कुछ लोग समझते हैं कि इनोवेशन करने के लिए आपका साइंटिस्ट होना जरूरी है। कुछ सोचते हैं कि दूसरों को कुछ सिखाने के लिए आपका टीचर होना जरूरी है। इस सोच को चैलेंज देने वाले लोग हमेशा काबिल तारीफ होते हैं। अब जैसे क्या कोई किसी को सोल्जर बनने के लिए तरबियत देता है तो क्या उसका फौजी होना जरूरी है? आप सोच रहे होंगे कि हाँ, जरूरी है, लेकिन यहां थोड़ा सा ट्विस्ट है। माईगव पर कमलकांत जी ने मीडिया की एक रिपोर्ट मुश्तर की है जो कुछ अलग बात कहती है। ओडिशा में अराखुड़ा में एक साहब हैं, नायक सर। वैसे तो इनका नाम सीलू नायक है, पर सब उन्हें नायक सर ही बुलाते हैं। दरअसल वो मैन ऑन अ मिशन हैं। उन नौजवानों की मुफ्त में तरबियत करते हैं जो फौज में शामिल होना चाहते हैं। नायक सर के ऑर्गेनाइजेशन का नाम महागुरु बटालियन है। इसमें फिजिकल फिटनेस से लेकर इंटरव्यूज तक और राइटिंग से लेकर ट्रेनिंग तक इन सभी पहलुओं के बारे में बताया जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने जिन लोगों को तरबियत दी है, उन्होंने बर्री फौज, बहरिया, फजाइया, सीआरपीएफ, बीएसएफ और यूनिफॉर्म फोर्सेस में अपनी जगह बनाई है। वैसे आप ये जानकर भी हैरत से भर जाएंगे कि सीलू नायक जी ने खुद ओडिशा पुलिस में भर्ती होने के लिए कोशिश की थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। इसके बावजूद उन्होंने अपनी तरबियत के दम पर मुतअद्दिद नौजवानों को मुल्क की खिदमत के काबिल बनाया है। आइए हम सब मिलकर नायक सर को मुबारकबाद दें कि वो हमारे मुल्क के लिए और ज्यादा नायकों को तैयार करें। साथियों, कभी कभी बहुत छोटा और आम सा सवाल भी मन को झिझोड़ आता है। ये सवाल लंबे नहीं होते हैं, लेकिन बहुत सिंपल होते हैं, फिर भी वो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। कुछ दिन पहले हैदराबाद की अपर्णा रेड्डी जी ने मुझसे ऐसा ही एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि आप इतने साल से पीएम हैं, इतने साल सीएम रहे, क्या आपको कभी लगता है कि कुछ कमी रह गई? अपर्णा जी का सवाल बहुत सादा है, लेकिन उतना ही मुश्किल भी। मैंने इस सवाल पर गौर किया और खुद से कहा, मेरी एक कमी ये रही कि मैं दुनिया की सबसे कदीम जबान तमिल सीखने के लिए बहुत कोशिश नहीं कर पाया। मैं तमिल नहीं सीख पाया। ये एक ऐसी खूबसूरत जबान है जो दुनिया भर में मकबूल है। बहुत से लोगों ने मुझे तमिल लिटरेचर की क्वालिटी और इसमें लिखी गई नज़्मों की गहराई के बारे में बहुत कुछ बताया है। भारत ऐसी मुतादिद जबानों की सरजमीन है जो हमारी सकाफत और शान की अलामत है। जबान के बारे में बातें करते हुए मैं एक छोटी सी इंटरेस्टिंग क्लिप आप सबके साथ मुश्तर करना चाहता हूँ। भवतां सर्वेषां हार्दं हार्दं स्वागतम् अस्ति। एकता मूर्त्याः दक्षिणतः सातपुला पर्वतमाला अस्ति। एकता मूर्त्याः वामतः विंध्याचल पर्वतमाला अस्ति। एकता मूर्त्याः नर्मदा नदीस्य उपरि भागे वर्तते। अहम् एकता मूर्त्याः कार्यकर्ता अस्ति। सरदार वल्लभ भाई पटेलः लोह पुरुषः इति उच्यते। दरअसल अभी आप जो सुन रहे थे वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर एक गाइड संस्कृत में लोगों को सरदार पटेल के दुनिया के सबसे ऊंचे मुजस्समे के बारे में बता रही हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि केवड़िया में 15 से ज्यादा गाइड रवानी के साथ संस्कृत में लोगों को गाइड करते हैं। अब मैं आपको एक और आवाज सुनवाता हूं। आप भी इसे सुनकर हैरान हो गए होंगे। दरअसल ये संस्कृत में की जा रही
क्रिकेट कमेंट्री है। वाराणसी में संस्कृत कॉलेजों के दरमियान एक क्रिकेट टूर्नामेंट होता है। ये कॉलेज हैं शास्त्रार्थ महाविद्यालय, स्वामी वेदांती वेद विद्यापीठ, श्री ब्रह्म वेद विद्यालय और इंटरनेशनल चंद्रमौली चैरिटेबल ट्रस्ट। इस टूर्नामेंट के मैचों के दौरान कमेंट्री संस्कृत में भी की जाती है। अभी मैंने उस कमेंट्री का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा आपको सुनाया। यही नहीं, इस टूर्नामेंट में खिलाड़ी और कमेंटेटर रिवायती लिबास में नजर आते हैं। अगर आपको एनर्जी, एक्साइटमेंट, सस्पेंस सब कुछ एक साथ चाहिए तो आपको खेलों की कमेंट्री सुननी चाहिए। टीवी आने से बहुत पहले स्पोर्ट्स कमेंट्री ही वो जरिया थी जिसके जरिए क्रिकेट और हॉकी जैसे खेलों से मुल्क भर के लोग महजूज होते थे। टेनिस और फुटबॉल मैचों की कमेंट्री भी बहुत अच्छी तरह से पेश की जाती है। हमने देखा है कि जिन खेलों में कमेंट्री उम्दा है, उन खेलों का फरोग भी तेजी से होता है। हमारे यहाँ भी बहुत से भारतीय खेल हैं, लेकिन उनमें कमेंट्री कल्चर नहीं आया है और इस वजह से वो नापैद होने की हालत में है। मेरे मन में एक ख्याल है, क्यों ना अलग अलग स्पोर्ट्स और खासकर भारतीय खेलों की अच्छी कमेंट्री ज्यादा से ज्यादा जबानों में हो। हमें इसे आगे बढ़ाने के बारे में जरूर सोचना चाहिए। मैं खेल विजारत और प्राइवेट इदारों के मुआविनीन से इस बारे में सोचने की अपील करूंगा। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, आने वाले कुछ महीने आप सबकी जिंदगी में खास अहमियत रखते हैं। बेशतर नौजवान साथियों के एग्जाम्स, इम्तिहानात होंगे। आप सबको याद है ना, वॉरियर बनना है, वॉरियर नहीं। हंसते हुए एग्जाम देने जाना है और मुस्कुराते हुए लौटना है। किसी और से नहीं, अपने आप से ही मुकाबला करना है। जरूरी नींद भी लेनी है और टाइम मैनेजमेंट भी करना है। खेलना भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि जो खेले वो खिले। रिवीजन और याद करने के स्मार्ट तरीके अपनाने हैं, यानी कुल मिलाकर इन एग्जाम्स में अपने बेस्ट को बाहर लाना है। आप सोच रहे होंगे कि ये सब होगा कैसे? हम सब मिलकर ये करने वाले हैं। हर साल की तरह इस साल भी हम सब करेंगे परीक्षा पे चर्चा। लेकिन मार्च में होने वाली परीक्षा पे चर्चा से पहले मेरी आप सभी एग्जाम वॉरियर से, पेरेंट्स से और टीचर से रिक्वेस्ट है कि अपने तजर्बात, अपने टिप्स जरूर शेयर करें। आप माईगव पर शेयर कर सकते हैं, नरेंद्र मोदी ऐप पर शेयर कर सकते हैं। इस बार की परीक्षा पे चर्चा में नौजवानों के साथ साथ पेरेंट्स और टीचर्स भी मदऊ हैं। कैसे पार्टिसिपेट करना है, कैसे प्राइज जीतने हैं, कैसे मेरे साथ डिस्कशन का मौका पाना है, ये सारी जानकारियां आपको माईगव पर मिलेंगी। अब तक 1 लाख से ज्यादा तलबा, तकरीबन 40,000 पेरेंट्स और तकरीबन 10,000 टीचर्स हिस्सा ले चुके हैं। आप भी आज ही पार्टिसिपेट कीजिए। इस कोरोना दौर में मैंने कुछ वक्त निकालकर एग्जाम वॉरियर बुक में भी कई नए उसूल जोड़ दिए हैं। अब इसमें पेरेंट्स के लिए कुछ उसूल ऐड किए गए हैं। इन उसूलों से जुड़ी ढेर सारी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज नरेंद्र मोदी ऐप पर दी हुई हैं, जो आपके अंदर के एग्जाम वॉरियर को इग्नाइट करने में मदद करेंगी। आप इनको जरूर ट्राई करके देखिए। सभी नौजवान साथियों को आने वाले इम्तिहानात के लिए नेक ख्वाहिशात। मेरे प्यारे हमवतनों, मार्च का महीना हमारे फाइनेंशियल ईयर का आखिरी महीना भी होता है, इसलिए आप में से बहुत से लोगों के लिए काफी मसरूफियत भी रहेगी। अब जिस तरह से मुल्क में इक्तिसादी सरगर्मियां तेज हो रही हैं, उससे हमारे ताजिर और सनतकार साथियों की मसरूफियत भी बहुत बढ़ रही है। इन सारे कामों के दरमियान हमें कोरोना से एहतियात कम नहीं करना है। हम सब सेहतमंद रहेंगे, खुश रहेंगे, फर्ज के रास्ते पर डटे रहेंगे तो मुल्क तेजी से आगे बढ़ता रहेगा। आप सभी को त्योहारों की पेशगी मुबारकबाद। साथ साथ कोरोना के सिलसिले में जिन भी ज़वाबित पर अमल करना है, उनमें कोई ढिलाई नहीं आनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।